अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारी जो बातचीत होगी, जो हमारी गुफ्तगू होगी, वो गुजरे वाला रिलेटेड टू मोशन हो। और मोशन से रिलेटेड जो अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स की ब्रांच को देखा है, वो कौन सी ब्रांच थी, उसका नाम क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, वो एक बच्चा अगर मुझे बता दे तो। मोशन से रिलेटेड जो फिजिक्स की एक ब्रांच हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, उसका नाम और उसकी डेफिनेशन मैकेनिक्स। और दूसरी जो उसकी डेफिनेशन है वो क्या है? अब इसको जरा अंडरस्टैंड करो, ये रटा मारने की चीज नहीं है। अब गौर से सुनना, मैकेनिक्स के अंदर आप लोग करते क्या हो? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बात की आपने, गौर से सुनते जाइएगा। मैकेनिक्स इसके अंदर क्या होता है? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिर्फ मोशन की स्टडी, इसको नाम देते हैं काइनेमैटिक्स का। ठीक हो गया? उसके बाद इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स, जो कॉजेज और इफेक्ट्स की बात होगी, इसमें सिर्फ क्या होगा? स्टडी ऑफ मोशन होगी, स्टडी ऑफ मोशन। और यहां पे क्या होगा? कॉजेज ऑफ मोशन एंड देयर इफेक्ट्स। कि मोशन को पैदा करने वाले आमिल कौन से हैं, ठीक है, और उनके मोशन के ऊपर क्या असरात हैं। इसके लिए आपको 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ने पड़ेंगे, जिन्हें हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और फिजिक्स की वो ब्रांच जिसकी बुनियाद इन 3 कवानीन पर या न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पर रखी गई है, उसको हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। को समझ आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जरा वाला जो आज का चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम काइनेमैटिक्स कह रहे हैं, इसमें सिंपली हमने क्या करना है? हमने सीखना है उन टर्म्स के बारे में, उन फार्मूलाई के बारे में, उन मेथड्स के बारे में, जिनके जरिए से या जिनको हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब मोशन। समझ आ गया कि मोशन को बयान करने के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, कौन से फार्मूले यूज करते हैं। समझ आया नहीं? या कौन से मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हुआ? सिर्फ बयान करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, वजाहत के लिए नहीं,
सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? मोशन को बयान करना है, वजह मोशन की डिस्कस नहीं करनी। वी आर नॉट हियर गोइंग टू एक्सप्लेन द मोशन, व्हाई द बॉडी इज मूविंग। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। बात समझ आई? हियर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द मोशन, दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन, नॉट यूज्ड टू एक्सप्लेन द मोशन। एक बॉडी की हरकत को बयान करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, या एक बॉडी की मोशन को बयान करने के कितने तरीके हैं। मेथड्स, क्या मेथड्स? व्हाट आर द मेथड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन? मेरी बात समझ आई नहीं आई? दिस इज नॉट द ग्रामर। समझ आया? जुबान की जो ग्रामर आपको बताएगी कि हाँ जी यहां पे सब्जेक्ट क्यों आया, यहां पे वर्ब क्यों आया, यहां पे ऑब्जेक्ट क्यों आया। समझ आया नहीं आया? लेकिन जब आप लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो आपको अल्फाबेट्स सिखाए जाते हैं, नहीं सिखाए जाते? समझ आया? जुबान की ग्रामर आपको वो उसूल और कवानीन बताती है जिनके तहत जुबान के जो जुमले होते हैं उनके अंदर तब्दीलियां आती हैं, वर्ड्स के फंक्शंस आपको समझ आते हैं, एक्सप्लेनेशन आपको जो जुबान की मिलती है वो ग्रामर से मिलती है। लेकिन जुबान बताते खुद क्या करती है? वो आपके ख्यालात के इजहार का जरिया है। बात समझ आई नहीं आई? उसके जरिए सब चीजों को बयान करते हैं। फंक्शन क्या है लैंग्वेज का? उसका मकसद चीजों को बयान करना, डिस्क्राइब करना, आइडियाज को बयान करना। लेकिन आइडियाज को बयान करने के लिए ये वर्ड यहां पे क्यों आया, वो वर्ड क्यों नहीं आया, इन चीजों का जवाब जो है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो कौन देगा? ग्रामर देगी। क्लियर हुआ? काइनेमैटिक्स हमें वो अल्फाबेट्स बताती है जिनके जरिए से हम लोग मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इज द लैंग्वेज सिंपली, नथिंग मोर देन दैट। कि ये हमें जुबान देगी फिजिकल फिनोमेना को बयान करने के लिए या मोशन को बयान करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं। पहले तो ये सीखेंगे ना कि मोशन को बयान करना है, वजूहात नहीं बतानी। जैसे मिसाल के तौर पर बाहर एक वाकया रूनमा हुआ जी, वो पत्थर आके गिरा, तो एक बंदे ने कहा यहां पे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? कहा जी को पत्थर गिरा यहां पे, बस इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट। समझ आया नहीं यार? अगला सवाल बंदा पूछता क्यों गिरा, कहां से आया, कैसे आया। इन सवालात के जवाबात डिस्क्रिप्शन में नहीं होते भाई, वो एक्सप्लेनेशन में होते हैं। काइनेमैटिक्स का काम आपको देना बॉडी मूव कर रही है। अब इस एक वर्ड को, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए फिजिक्स में आपको कितनी चीजों की जरूरत है? काइनेमैटिक्स आपको सिर्फ वो चीजें देगी, उन चीजों से आपको आशनाई देगी, आपको वाकफियत हासिल हो जाएगी, या फेमिलियर हो जाएंगे उन टर्म से, उन वर्ड से जिनके जरिए से आप मोशन को बयान कर सकते हैं। क्लियर हुआ? सो काइनेमैटिक्स क्या है जी? द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। ये बड़ी अहम बात है। स्टडी ऑफ मोशन, आपने मुतालिया करना किसका? हरकत का, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीजों की, विदाउट, बगैर, विदाउट डिस्कसिंग। डिस्कस करने का मतलब क्या? बहस करना, गुफ्तगू करना, जिक्र करना, बगैर जिक्र किए किसका? कॉज का। मतलब बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। अगला सवाल आ जाता है क्यों मूव कर रही है, बॉडी कौन सी है? इन सवालात के जवाबात आपको काइनेमैटिक्स नहीं देगी। ना आपको बॉडी की प्रॉपर्टीज पता चलेंगी, बॉडी का मैस क्या है, नहीं बताएंगे काइनेमैटिक्स। समझ आया? ना काइनेमैटिक्स आपको ये बताएगी कि बॉडी मूव क्यों कर रही है। काइनेमैटिक्स सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन करेगी कि हाँ बॉडी मूव कर रही है। अब इस मोशन को आपने कंप्लीटली डिस्क्राइब कैसे करना कि बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, डिसेलरेट कर रही है, बॉडी की वेलोसिटी क्या है, बॉडी की स्पीड क्या है। मेरी कुछ बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ?
बॉडी की स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या, हाँ जी ये चीज दे दें तो ये चीज कैसे निकालेंगे, मतलब ये सारी चीजें तो यहाँ पे डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन बॉडी क्यों मूव कर रही है ये बातें यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगी। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीजों की हरकत का मुताला, बस विदाउट, बगैर डिस्कसिंग, जिक्र किए या बहस किए, किस पर, द कॉज ऑफ मोशन, हरकत के कॉज पर, उसकी वजह पर, उसके सबब पर, हम असबाब हरकत पर बात नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ठीक है। द फर्स्ट थिंग कंसर्निंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स काइनेमेटिक्स। द फर्स्ट थिंग, पहली चीज, कंसर्निंग जो मुतालिक है किससे, द मोशन, हरकत से, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक जिस्म की, इज है, इट्स, उसकी काइनेमेटिक्स, वो उसकी क्या है, काइनेमेटिक्स, वो उसकी क्या है, काइनेमेटिक्स है। पहली चीज जो किसी भी बॉडी की हरकत से रिलेटेड होती है वो उसकी काइनेमेटिक्स होती है। को बंदा आपसे पूछ ले इसकी काइनेमेटिक्स बताओ, तो मेरी बात याद रखना, शुरू में बता देता हूं, आपसे 5 चीजें पूछ रहा होगा। कितनी चीजें, 5 चीजें। पहली चीज, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, दूसरी चीज बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या थी, तीसरी चीज बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, सुन रहे हो, चौथी चीज बॉडी ने कितना डिस्टेंस मूव किया है, और पांचवी चीज कितनी टाइम में मूव किया। टाइम ऑफ मोशन पूछा जा सकता है आपसे, इनिशियल वेलोसिटी पूछी जा सकती है, फाइनल वेलोसिटी पूछी जा सकती है, एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, और टाइम, वो मैंने पहले कह दिया, एक चीज छोड़कर डिस्टेंस, कितना मूव किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द टाइम फॉर व्हिच द बॉडी इज मूविंग, जिसके लिए या जिस बॉडी द ड्यूरेशन ऑफ द मोशन, बॉडी ने कितनी देर तक हरकत की है। ये 5 चीजें अगर आप किसी बॉडी की मोशन के बारे में बता दें तो आप समझ लें कि आपने काइनेमेटिक्स लिख दी है, बॉडी की मोशन का काइनेमेटिक्स लिख दिया आप। और काइनेमेटिक्स आपको इस काबिल बनाएगा कि आप ये 5 चीजें किसी भी बॉडी की मोशन के बारे में बता सकें। समझ आ गया? काइनेमेटिक्स में ये बातें आपने बतानी और काइनेमेटिक्स आपको इस काबिल बनाएगा। ये है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये 5 चीजें पता चल जाए तो कंप्लीटली मोशन डिस्क्राइब नहीं होती, हो जाएगी ना। आपको इब्तदाई स्पीड पता चल गई, आखिरी स्पीड पता चल गई, बॉडी ने मूव करना कब शुरू किया और कितनी देर के लिए बॉडी ने मूव किया, कितना डिस्टेंस मूव कर लिया, और बॉडी की स्पीड में कोई चेंज आ रहा है या जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ आया नहीं आया? ये 5 चीजें अगर आपको बॉडी की मोशन के बारे में पता चल जाए तो जनाब अली आप बॉडी की मोशन के बारे में सारा कुछ जानते हैं। आप काइनेमेटिक्स जानते हैं बॉडी की मोशन। क्लियर हो गया? तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसमें कॉज की बात नहीं होगी। इन दिस यूनिट, इस बाब में, वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ मोशन। हम हरकत की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। मोशन कितनी टाइप्स की होती है। हम स्केलर के बारे में पढ़ेंगे, हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। अभी तक तो फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने ये जाना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जाना नहीं जाना? क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? आर कॉल्ड व्हाट? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उन्हें हम क्या कहते हैं? वो सारी की सारी मिकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, वो सारी की सारी मिकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, उन सारी की सारी मिकदारों को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज या भी मिकदारें कहते हैं। गुस्से की पैमाइश कर सकते हो? देखा में कर सकते हो? कर सकते हो? खुशी की पैमाइश कर सकते हो? नहीं कर सकते। परेशानी की पैमाइश कर सकते हो? दुख की पैमाइश कर सकते हो? तकलीफ की पैमाइश कर सकते हो? दर्द की पैमाइश कर सकते हो? सच्चाई की पैमाइश कर सकते हो? झूठ की पैमाइश कर सकते हो? बदसूरती की पैमाइश कर सकते हो? खूबसूरती की पैमाइश कर सकते हो? तो बच्चे ये वो क्वांटिटीज हैं या वो खूबी हैं जिनकी पैमाइश हम लोग नहीं कर सकते। तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। अब एक और बात बताता चलूं आपको। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, बेटा मेरी बात गौर से सुनिए, ये बड़ी अहम बात कर रहा हूं आपके साथ। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको मापने के लिए हमें उनकी डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है।
कुछ को मापने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आया नहीं है? तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होती बगैर डायरेक्शन के, बगैर सिमत के। समझ आया नहीं आया मेरे ख्याल में? तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन की भी क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। उन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है? ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है। इनको कहते हैं सिमती मिकदारें। कौन सी मिकदारें? सिमती मिकदारें, ये वेक्टर्स जो है। और स्केलर जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं गैर सिमती मिकदारें। ठीक है, समझ आ गया? In this chapter, in this unit, we will study types of motion, scalar vectors, quantities, the relation between displacement। गौर से सुनना, क्या ताल्लुक है किसके दरमियान में? डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इंशाल्लाह इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पीड, क्या चीज है स्पीड? वेलोसिटी क्या चीज है? एंड एक्सेलरेशन, ये क्या चीज है? लीनियर मोशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब ये लीनियर मोशन क्या चीज है और फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या चीज है, या ये कौन सी चीज है जो जिसका इतना जिक्र है और लोग बहुत ज्यादा इसको डिस्कस करते हैं। और जब भी फिजिक्स की बात आती है या काइनेमेटिक्स की बात आती है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का नाम बहुत जल्दी लोग ले लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है या नहीं? ठीक है, सो हम इन सारी की सारी चीजों को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उजरे वाला ये डेफिनेशन आपकी बुक पर नहीं है, ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड बुक पर भी मैंने देखी और एक वेब पेज पर भी मैंने ये डेफिनेशन देखी और मुझे ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और जब मैंने इस पर गौर किया तो ये डेफिनेशन वाकई वो सारी बातें बता रही थी जो काइनेमेटिक्स के लिए जरूरी होती हैं। काइनेमेटिक्स इज द साइंस, ये क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, साइंस है, ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये साइंस है एक जिस्म की हरकत को बयान करने की यूजिंग वर्ड्स। पहली बात क्या? अल्फाज इस्तेमाल करके आपने हरकत को बयान करना, वर्ड्स। जैसे मैं कहता हूं डिफाइन द मोशन, तो आप वर्ड्स यूज करते हैं। मेरी बात समझ आइए? इसे वर्बल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो डिस्क्रिप्शन या जो बयान हरकत का अल्फाज की शक्ल में आएगा उसको वर्बल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द डायग्राम्स, शक्लें बनाकर। ठीक है, बाय यूजिंग द डायग्राम्स, इसे डायग्रामेटिक या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। क्लियर हो गया? दूसरे वाला बाय यूजिंग द नंबर्स। याद रखिएगा, अभी आप इस चैप्टर में रेस्ट और मोशन की डेफिनेशंस तो पढ़ेंगे, लेकिन इन रेस्ट और मोशन की डेफिनेशंस की एक खास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। रेस्ट का मतलब अगर मैं अभी आपके सामने बोलूं तो आप बच्चों को, मुझे नहीं पता समझ आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक आपने आगे जो टर्म्स यूज हो रही है वो नहीं पढ़ी। रेस्ट को न्यूमेरिकली लिखा जाता है 0 मीटर पर सेकंड। क्या? 0 मीटर पर सेकंड। उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? और अगर एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो होगी। अगर वेलोसिटी 0 है, बॉडी रेस्ट पे है। और अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है, अब इट मे बी 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, बट एनी वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है अदर देन 0, तो बॉडी मूव कर रही है। समझ आ नहीं है? तो हम न्यूमेरिकली हर बात को बयान करेंगे इंशाल्लाह, नंबर्स की फॉर्म में, न्यूमेरल्स की फॉर्म में हम बॉडी की हर स्टेट को डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर हुआ? हुजूर वाला इसे कहते हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। पहली क्या थी? वर्बल, दूसरी डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल, तीसरी मैंने बता दिया न्यूमेरिकल, और चौथी जनाब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, एक बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने पहले कहा 5 चीजें चाहिए, वो 5 की 5 बाय यूजिंग द ग्राफ, इसे स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स ऑफ द मोशन। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन या स्टैटिस्टिक्स ऑफ द मोशन भी कह सकते हो आप। जनाब अली एट द लास्ट आपको बोल रहे हैं जी, इक्वेशंस को यूज करके, अलजेब्राइक इक्वेशंस को यूज करके, वेरिएबल्स को यूज करके आपने किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करना है, एंड दिस इज कॉल्ड द अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी। प्रॉब्लम कीजिए, कितने तरीके हो गए? ये 5 तरीके हैं किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के।
और आपकी बुक के ऊपर अक्सर बच्चे जो हैं वो गौर नहीं करते, वो इक्वेशंस पे भी गौर करते हैं, डायग्राम्स पे भी गौर कर लेते हैं, वर्ड्स पे भी गौर कर लेते हैं, नंबर्स पे भी गौर कर लेते हैं, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पे गौर नहीं करते। और इसका जब सवाल आता है पेपर में या आपसे डेली लाइफ में कोई बंदा पूछ लेता है तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। याद रखिए, बड़ा खूबसूरत तरीका है, मैं यकीन जाने ये बड़ा कलरफुल तरीका है गहरा किसी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने का। ग्राफिकल मेथड जो है इसे बड़े कलरफुल वे में आप पिक्चर की फॉर्म में आप क्वांटिटीज के दरमियान में मैथमेटिकल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। सिर्फ मसला किस चीज का कि आपको यह पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी आपने प्लॉट की है, वाई एक्सिस पर आपने कौन सी क्वांटिटी प्लॉट की है, और ग्राफ की स्लोप क्या है। ये तीन चीजें अगर आपको समझ आ जाए ना तो आप पूरा ग्राफ डिस्क्राइब कर सकते हो बड़े आसान तरीके से। तीन बातें जानना आपके लिए बड़ा अहम होता है, और अगर वो तीन बातें आप अच्छे तरीके से समझ लें तो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है वो आपकी फेवरेट टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन बन जाएगी। और इसका सवाल जो पिछले साल के पेपर में आया तो मैंने बच्चों को बड़ा मायूस देखा। वजह यह थी कि बच्चे इस रिप्रेजेंटेशन पे गौर नहीं करते, टीचर समझाते हैं लेकिन बच्चे गौर। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको पहले अलर्ट कर रहा हूँ, खबरदार कर रहा हूँ कि भैया ये लाजमी देख लीजिएगा, और पेपर में ये चीज़ आ जाती है। और ये सिर्फ आपने देख के बताना होता है, बॉडी की मोशन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आपने देख कर डिस्क्राइब करना होता है सिर्फ ग्राफ को। तो डायग्रामेटिक मोशन जो है, मोशन की जो डिस्क्रिप्शन है, इसको भी बहुत कम बच्चे देखते हैं। बाकी वर्ड्स में आप बयान करते हैं, न्यूमेरिकली आप बयान करते हैं, इक्वेशंस को आप बड़ा गौर से देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम डायग्राम्स के साथ है और ग्राफ्स के साथ है। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ज़रूर वाला खास तौर पर चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये बता रहा हूँ, चैप्टर का शुरू है अभी, कि बच्चे इन बातों पे कंसंट्रेट लाजमी कीजिएगा। आपके लिए बड़ा फायदे की बात बता के मैं आपको आगे जा रहा हूँ। प्रॉब्लम कीजिएगा। तो द साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग वर्ड्स, डायग्राम्स, नंबर्स, ग्राफ्स एंड इक्वेशंस। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? इस कॉल्ड काइनेमेटिक्स या काइनेमेटिक्स इज द साइंस। अगर काइनेमेटिक्स इससे शुरू करते तो फिर इक्वेशंस तक डेफिनेशन पूरी हो जाती है। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैंने पहले कहा था मैकेनिक्स असल में फिजिक्स की बड़ी ब्रांच है और काइनेमेटिक्स उसकी सब ब्रांच है। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? और जो दूसरा पार्ट था मैंने कहा था कॉजेज ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाला, उसको डायनामिक्स भी कहते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? और डायनामिक्स में फिर काइनेटिक्स जो है, एक है काइनेमेटिक्स, एक है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स जो है वो जो है बॉडी की मोशन के कॉज को डिस्कस करती है और कॉज का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है किसके साथ? मोशन के साथ। प्रॉब्लम की जीरो हुजूर वाला द गोल ऑफ एनी स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स इज टू डेवलप द sophisticated mental model that serves to describe and ultimately explain। बागौर से सुनना, ये बात बड़ी अहम है कि जो गोल है आप एनी स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स की कोई भी स्टडी आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो इज टू डेवलप ए सोफिस्टिकेटेड मेंटल मॉडल। इसका मकसद ये होता है कि आप एक सोफिस्टिकेटेड मतलब पेचीदा किस्म का मेंटल मॉडल, ज़हनी खाका आप तैयार करें दैट सर्व्स, जो आपकी खिदमत करे, आपके काम आए, टू डिस्क्राइब क्या करने में, बयान करने में, और अल्टीमेटली असल में वो एक्सप्लेन कर रहा होता है किसको? द मोशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, जो आपकी हकीकी दुनिया में मौजूद की जिसाम है उनकी हरकत को वो डिस्क्राइब करे। और मैं अगर सादा अल्फाज में आपको एक बात कहूँ तो जनाब अली, ये जो काइनेमेटिक्स है इट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडीज। ठीक है, ये मैथमेटिकली मोशन को डिस्क्राइब करने का दूसरा नाम है काइनेमेटिक्स। अब मैं आप मैथमेटिक्स यूज करेंगे और बॉडीज की मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। जनाब, इन दिस लेसन वी विल इन्वेस्टिगेट द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस लेसन में वी विल इन्वेस्टिगेट, हम तफ्तीश करेंगे उन वर्ड्स की। तफ्तीश का मतलब समझते हो ना? हम सवालात उठाएंगे और उन वर्ड्स पे सवालात उठाएंगे और उनको समझेंगे जो डिस्क्राइब करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। दैट इज वी विल फोकस, हम ध्यान देंगे, हम तवज्जो देंगे ऑन द लैंग्वेज। ये वर्ड बड़ा अहम है कि हम जुबान पर तवज्जो देंगे ऑफ द काइनेमेटिक्स की। द होप इज टू गेन ए comfortable foundation. The hope is to gain a comfortable foundation with the language that is used throughout the study of mechanics. तो उम्मीद ये है कि हम हासिल कर लेंगे एक बड़ा, जिसे कहते हैं कंफर्टेबल फाउंडेशन,
बड़ी जिसे कहते हैं कि आरामदेह किस्म की बुनियाद हमें मिल जाएगी, या मैं ये कह दूं कि हमें बड़ी पुरएतमाद किस्म की एक बुनियाद मिल जाएगी, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बुनियाद मिल जाएगी विद द, या एक क़याम पजीर किस्म की हमें बुनियाद मिलेगी, हमें जड़ मिलेगी, हमारी बुनियादें बच्चे कहते हैं बेसिक्स नहीं आती तो आपको अच्छी बेसिक्स मिल जाएंगी विद द लैंग्वेज, किसके साथ, जुबान के साथ, जुबान की बेसिक्स आप सीख जाएंगे, दैट इज यूज जो इस्तेमाल होती है थ्रू आउट द स्टडी, सारी की सारी पढ़ाई में आप मैकेनिक्स की, तो आपको उस बुनियाद की स्ट्रॉन्ग किस्म की फाउंडेशंस इस चैप्टर की स्टडी के बाद मिल जाएंगी। वी विल स्टडी सच टर्म्स एज, मैंने पीछे भी बात की थी कि हम उन टर्म्स को, उन अल्फाज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उन पर हमारी गुफ्तगू होगी, जैसे कि स्केलर्स हो गए, वेक्टर्स हो गए, डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गया, बात समझ आई है नहीं आगे। दीज वर्ड्स आर यूज्ड विद रेगुलरिटी, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं किसके साथ, रेगुलरिटी के साथ, बाकायदा तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल होता है, बार बार इस्तेमाल होते हैं टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस साम की हरकत को बयान करने के लिए। योर गोल शुड बी टू बिकम वेरी फेमिलियर विद दियर मीनिंग्स, योर गोल, आपका जो मकसद होगा, आपकी जो मंजिल होगी, शुड बी टू बिकम, वो होगी कि आप हो जाएं, क्या हो जाएं, वेरी फेमिलियर, बहुत ज्यादा आशना या वाकिफ विद दियर मीनिंग्स, इन अल्फाज के मानी के साथ। आपको पता हो कि मैं डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, आपको पता हो कि मैं पोजीशन कह रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, आपको पता हो मैं वेलोसिटी कह रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, आपको पता हो मैं स्केलर बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, मैं वेक्टर बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब है। ये वो बुनियादें हैं जिन्होंने पूरी की पूरी फिजिक्स की जिंदगी में आपकी जान नहीं छोड़नी, फिजिकल लाइफ में आपकी जान नहीं छोड़नी। अगर आपने फिजिक्स पढ़नी है तो भाई बार बार ये बातें पढ़नी पड़ेंगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी और आपको बार बार इनका सामना करना पड़ेगा। सो देयरफॉर मैं आपको सलाह देता हूँ, मशवरा देता हूँ कि जनाब इनको गौर से सीखिएगा, फिजिक्स आ जाएगी आपको। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, बात हो चुकी है थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको बयान करने के लिए हमें सिमत की जरूरत पड़ती है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको बयान करने के लिए हमें सिमत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ठीक है जी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। शुरू में हमने कहा था फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं, एक को बेस क्वांटिटीज कहते हैं, दूसरे को डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। बेस क्वांटिटीज का क्या फंक्शन होता है और डिराइव्ड क्वांटिटीज का फंक्शन होता है। ठीक है। बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हमें डिफाइन करना पड़ता है, और डिफाइन करने का रूल क्या है, राजीनामा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। सारे साइंसदान इकट्ठे होंगे, मिलकर फैसला करेंगे कि हाँ जी ये डेफिनेशन ठीक है। कुछ बात समझे नहीं समझे? इट इज द एग्रीमेंट। जो बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन है ना, ये असल में एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साइंसदानों के राजीनामे का नाम असल में बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? और वही लॉ होता है, वही कानून होता है जिस पर इत्तेफाक हो जाए। ठीक है जी। तो बेस क्वांटिटीज को जब हमने डिफाइन कर लिया तो हमने कहा बेस क्वांटिटीज को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज को बयान कर सकते हैं, दूसरी क्वांटिटीज को हम लोग बयान कर सकते हैं। मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो जुरे वाला जो वो कैटेगराइजेशन थी या वो जो क्लासिफिकेशन थी वो ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन थी। किसकी बुनियाद पे? ये जो क्लासिफिकेशन है, और मजे की बात बताऊं, जितनी भी आपने बेस क्वांटिटीज की बात की थी वो सारी की सारी स्केलर है, सारी की सारी। मास स्केलर, टाइम स्केलर, याद आया? सुन रहे हो? लेंथ स्केलर, सुन रहे हो? नहीं समझा? सुन रहे हो? इलेक्ट्रिकल करंट की जो क्वांटिटी है वो क्या? स्केलर। टेम्परेचर स्केलर, सुन रहे हो? इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्केलर, सुन रहे हो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मोल एक नंबर है वो भी क्या है? स्केलर। तो सारी स्केलर। और जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो सारी की सारी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर हुआ? लेकिन एक बात आपको बताता चलूं क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट मैयर तो वो भी मीटर में ही होता है ना, लेकिन साथ हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है। समझ आए? अगर किसी बेस क्वांटिटी के साथ हम डायरेक्शन जोड़ दें तो नई क्वांटिटी बनती है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। दो चीजें हमें बतानी पड़ती है उसके अंदर। तो जरूर वाला याद रखिएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज जो हैं इन्हीं में स्केलर क्वांटिटीज हैं और वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो गौर से सुने, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटीज एंड
वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज को गैर सिमती मिकदारें कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज को सिमती मिकदारें कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली, वो तिबी मिकदारें विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड जो मुकम्मल तौर पर बयान होती हैं बाय देयर मैग्नीट्यूड, उनके सिर्फ मिकदार से ओनली, सिर्फ और सिर्फ आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, हम उन्हें स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। एंड दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मैग्नीट्यूड ओनली, ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी कि वो आपकी तिबी मिकदार है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जैसे लेंथ है तो वो एक साथ नंबर होगा और साथ जैसे 2 मीटर 3 मीटर, डायरेक्शन बताने की जरूरत है नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उनको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड, उनके मिकदार एंड डायरेक्शन और साथ सिमत भी बतानी पड़ेगी, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, उन्हें हम सिमती मिकदारें कहते हैं। या इनकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो तिबी मिकदारें जो रखती हैं क्या? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? वैल्यू 2 kg मैग्नीट्यूड है उसका, उसकी कीमत है। ठीक है, एंड डायरेक्शन और साथ साथ उनकी सिमत भी हमें बतानी पड़े, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज का नाम देते हैं। प्रॉब्लम किसी को? भाई साहब एक चीज आज आपके सामने रखना चाहूंगा और उस चीज का नाम है जी पोजीशन। आपके काइनेमेटिक्स के चैप्टर में सबसे पहले जो चीज आपके सामने आएगी हुजूर वाला वो डेफिनेशन ऑफ मोशन होगी। और डेफिनेशन ऑफ मोशन अगर मैं आपके सामने लेकर आऊं, दैट स्टेट ऑफ ए बॉडी इन विच ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। किसको चेंज करेगी? भाई आपको पता पोजीशन क्या होती है? पहले तो पोजीशन का पता करो और फिर उसके चेंज की बात करो ना, मेरी कुछ बात नहीं समझे आप। दैट स्टेट ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की वो स्टेट, वो हालत, इन विच ए बॉडी चेंजेस, एक बॉडी तब्दील करती है इट्स पोजीशन, अपने मुकाम को, अपनी जगह को, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? या विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, इस कॉल मोशन। अब जब तक आपको पोजीशन का नहीं पता, भाई मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं कि मोशन क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द चेंज इन पोजीशन। और पोजीशन में आने वाले चेंज को हम किसका नाम दे देते हैं? मोशन का नाम दे देते हैं। प्रॉब्लम है किसी को या नहीं? पक्की बात है। सो लिहाजा हुजूर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पोजीशन की, और फिर चेंज इन पोजीशन की बात करके हम लोग डेफिनेशन ऑफ मोशन और रेस्ट की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।